तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, इन बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो हम लोग अपने वजूद को इस क्लास के माध्यम से संवारने की कोशिश करेंगे और खोजने की भी कोशिश करेंगे। तो आज हमारा फिर से दूसरा लेक्चर है फिजिक्स का, जिसमें हम 9 बजे डेली फिजिक्स के पर आधारित MCQ को देखने वाले हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। जितने लोग भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। कल कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, जैसे विजय काली शंकर, हेलो सर, पिंकी विदित और वैशाली गौतम, आप लोग का कल नेट नहीं चल रहा था। आई होप आज नेट चलेगा। और इस क्लास में जितने लोग जुड़े हैं, राकेश जी, परमेश्वर, प्रभाकर जी, विदित जी और विजय शंकर काली, पिंकी, खुशबू और नेहा सिंह, जितने लोग भी जुड़े हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये बच्चे वो हैं जो कि डेली इस क्लास सेशन को करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, आप ठीक इस तरह से अपना कंटिन्यूटी बना के रखिए और जितना भी पॉलिटी हम लोगों ने पढ़ाया है उसका रिवीजन आप डेली करते रहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में इस वीडियो का जो PDF होगा आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और फिर से, आप लास्ट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपका कितने में कितना सही हुआ। ठीक है, नहीं सही होता है कोई बात नहीं, हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। और इस सेशन को पहले आप शेयर कर दीजिए, चाहे जहाँ जहाँ आप जुड़े होंगे सोशल मीडिया से, प्लीज़ इस सेशन को पहले शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइए। ठीक है, इसलिए नहीं कि मुझे इसका पैसे मिलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। ज़्यादा लोग रहोगे तो आप में एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन खुद ही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बस। तो पहला सवाल यह है कि वेयर इज़ द इमेज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आई, मानव की आँख पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये बात याद रखना। और साथ ही साथ में एक मेरा सवाल का जवाब दे देना। आप ये बताओ कि जब, जैसे मान लो हमारा ये रेटिना है, रेटिना के आगे यदि इमेज बन जाए, रेटिना के आगे इमेज बनता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है ना। आपने सुना होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होते हैं। बाकी जो होता है जरा दृष्टि दोष, बाकी तो फिर बाकी ही हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन देखे जाते हैं क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप सिर्फ ये बता दो कि यदि ये हमारे पास रेटिना है, रेटिना के यदि पहले प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं। और यदि हमारे पास ये रेटिना है, रेटिना के बाद में यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रकार के व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष है। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑन द रेटिना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि हमारे पास स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल रेटिना पे। जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं, वैशाली, पिंकी, विजय शंकर काली, विदित, बिट्टू और ये राकेश जी, परमेश्वर, आप सबका बिल्कुल सब लोग एकदम जुड़ जाइए अच्छे से और पूरे एनर्जी के साथ सेशन को देखिए। ठीक है, और आप एक सवाल को मत लेके चलिए, क्योंकि एक सवाल के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत कहिए कि सर पूरे सेशन में, आधा घंटे के सेशन में आप तो इतने ही सवाल करवाते हो। भाई इतने सवाल नहीं है, प्रत्येक ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर लो, जो 1 लीनियर आते हैं उसको ही मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में छापो। और साथ ही साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको पता होगा दूना, याद रख लेना। क्या होता है दूना? सिंपल सी बात है, क्या दूना। किसी व्यक्ति के अंदर यदि दूरदृष्टि दोष है तो उसके लेंस में उपयुक्त फोकस दूरी की कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। यदि किसी व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष है तो उसके अंदर कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। ये बात आप याद रखना, दूना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपके सामने SSC, रेलवे, पुलिस, JEE में अब तक के पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलो दाब का मात्रक क्या होता है जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। सिर्फ आप तो ये बता दो ना, इन 5 क्वेश्चन में आपको कितना आता है। पहला सवाल इजी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे क्लास इजी होंगे, है ना, ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। चलो ठीक है, वो तो मैंने ट्रायल किया था आपका।
दाब का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखना, दाब बराबर होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपान के एरिया। ओके, तो यहाँ से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग तो बहुत अच्छे लड़के हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, SI न्यूटन, ठीक है, फोर्स का हो गया न्यूटन। और एरिया क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक है। कुछ महिलाओं को तो ये भी नहीं पता है कि दाब का मात्रक होता क्या है, ठीक है। चलिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पास्कल। बोलो हाँ कि ना, पास्कल भी इसी को कहते हैं, ठीक। और जो दाब का मात्रक बार भी होता है, एटमॉस्फेरिक में भी प्रेशर को हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब सवाल पेपर में आ चुके हैं, लेकिन घुमा फिरा के, ठीक है, याद रखना। और SSC JEE में तो ये भी पूछ लिया था कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना होता है, कितना होता है, लिख लो 1.013 × 10⁵ क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सर, ठीक है। तो ये प्रेशर किसके बराबर होगा, क्या 76 mm पारा के होगा, क्या 76 सेंटीमीटर पारा के होगा क्या, जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है सर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग वह वेग होता है कि यदि आप धरती पर से उठाकर किसी को यदि आप ऊपर फेंक दो उतने स्पीड से, तो वो कभी भी यदि धरती पर वापस नहीं लौटा, तो वो होता है पलायन वेग। इसके वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मान जो होता है, याद रखे ना, अरे इसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि धरती से आप कोई पत्थर उठाओ, उसको 11 किलोमीटर 1 सेकंड में फेंक दोगे, तो वो पत्थर कभी भी पृथ्वी पे नहीं आएगा। बोलो यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो सब लोग लिख लो ध्यान से, 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। त्रिज्या क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापो तुरंत। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होता है, और दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होता है। देखो कुछ लोग इसमें क्या हो ना, कंफ्यूज होंगे कि सर पिंड का मतलब भी तो वही हुआ, आवेश का मतलब भी वही हुआ। लेकिन याद करो कि यदि आप सही कक्षा 10 में पढ़े होगे, तो आपको ये होगा कि जो दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल का मान होगा वो ऐसे निकालेंगे। जो सर आइजैक न्यूटन भैया है ना, न्यूटन चाचा, भैया नहीं, भौतिक विज्ञान के पितामह, एक बल हमारे पास ये हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया m1, एक द्रव्यमान हमारे पास ये हो गया m2। इनके बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास, बोलो, इसके बीच की दूरी हो गई r। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा, इस F = के m1 m2 अपान के r²। बोलो यस या नो, यही है बल का मान, वेरी गुड। अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान, देखो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान, तो देखो एक हमारे पास आवेश ये हो गया हमारे पास, जिन लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, और जो लोग इंटर के बाद आगे पढ़े होंगे भाई डिप्लोमा में, उन्होंने भी पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और नहीं भी पढ़े हो तो भी पढ़ो, क्योंकि पेपर में आता है, ये नहीं सर हम तो इंटर में पढ़े नहीं। चलो ये हो गया Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान के r², ठीक है। यही बल होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। अब ये मत कहना सर ये आया कहाँ से, मैं समझाने बैठूंगा तो फिर आपको इंटर का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो, क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है, अभी विद्वान नहीं बनना है, करेक्ट। तो ये हो गया आवेशों के बीच में लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। और दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपान r²। ये बताओ कमेंट बॉक्स में कैपिटल G का मान क्या होता है, हमने कल क्लास में बताया था, ठीक है। गुड, यहाँ तक सही हुआ, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्या हुआ, सबकी एनर्जी डाउन हो रही है क्या, नींद आ रही सबको। चलो अगर सेकंड है, मिरर आर यूज्ड वाइल मेकिंग अ बियर्ड्स। दाढ़ी बनाते समय कौन सा दर्पण यूज करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में छापो। और साथ ही साथ में ये बताओ कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है ये बता दो आप, और इसकी क्षमता पावर कितना होता है ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और ये पूछा गया है रेलवे लोको पायलट में, कब, जब गए थे हम पेपर देने लखनऊ, 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, आज से लगभग 300-400 करोड़ साल पहले, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अवतल दर्पण। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो आया था SSC, याद नहीं आ रहा किस में आया था, तो उसमें यह था कि जो वाहन में जो दर्पण लगे होते हैं, ताकि जो चालक होते हैं पीछे गाड़ियों को देख सकें और ढंग से गाड़ी चला सकें रोड पे, वो कौन सा दर्पण था भैया, वो था उत्तल दर्पण, ठीक है। और हमने ये भी बताया था प्लेन मिरर में कि यदि हमारे पास चिंटू की लंबाई 5 फीट है और चिंटू चाहता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक आईने में देखूं, तो चिंटू कितना बड़ा आईना ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर बिल्कुल सही है, कितना है, उसके हाइट का
आधा, मतलब यदि चिंटू 5 फीट का है तो यदि 2.5 फीट का आईना बनवा लिया कहीं से जुगाड़ करके, तो अपने आप को पूरा देख पाएगा उसमें। वेरी गुड। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो समतल दर्पण होता है उसकी क्षमता जो होती है वो तो शून्य होती है, लेकिन फोकस दूरी अनंत होती है। बोलो यस या नो, इसे नोट कर लो। और जो समतल दर्पण होता है उसकी क्षमता शून्य होती है, लेकिन फोकस दूरी अनंत होती है। इतना क्लियर हुआ? आगे चलें। ठीक है, ये लो, कह रहा है कि देखो विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में कौन सा नियम कार्य करता है, जल्दी बताओ। क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दाब कितने गुना बढ़ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जिंक पर कितना आवेश होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोड की प्रकृति कैसी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बल की बीमा बताइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बस आप तो मेरे लाल ये कमेंट बॉक्स में छाप दो ना कि सर पाँचों में से आपको कितने आता है, जल्दी बताओ, जल्दी छापोगे। पाँचों में से कितने आ रहे हैं? नहीं आ रहा है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में कौन सा नियम कार्य करता है? लोगों एक ट्रिक बता देते हैं ना आपको, एक ट्रिक याद कर लेना। गंगा राम मांगे लान, याद कर लें क्या? गंगा राम मांगे लान, बोल लोगे मुंह से? ठीक है। जी से, इसे आप जी पकड़ लो, जी पकड़ लोगे क्या हो जाए? जी फॉर क्या होता है भाई? जी फॉर जनरेटर। क्या? जनरेटर। जनरेटर में क्या? आर। तो जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट दाएं हाथ का नियम कार्य करता है। यम फॉर मोटर, यम फॉर मोटर। मोटर में एल मांगे लान, एल मतलब मोटर में लेफ्ट हैंड नियम कार्य करता है। याद रखना, जब केआईटी में हुआ था रेलवे जेई का पेपर ना, तो ये आया था प्रश्न में कि जो मोटर में फ्लेमिंग के कौन सा नियम कार्य करता है। तो आपका क्या जवाब होगा? सर मोटर में लेफ्ट हैंड रूल लगता है और जनरेटर में राइट हैंड रूल। उसी समय एक प्रश्न और आया था, है ना, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि यदि क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दाब कितने गुना बढ़ जाएगा? तो अभी हमने बताया ना कितना, कि जो फार्मूला हम लोग फार्मूला से निकालेंगे, P इक्वल टू क्या होता है? F/A। एक बात बताओ, क्षेत्रफल को आधा कर दे रहे हैं हम ना, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू के A को हमने आधा कर दिया, A/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F इक्वल टू F/A। मतलब देखो कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। यदि मैथ जरा सा भी आती है तो आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा। ठीक है। जिंक पर कितना आवेश होता है? जिंक पर आवेश कितना होता है? 2 प्लस आवेश होता है, 2 आवेश होता है। ठीक है। कैथोड की प्रकृति कैसी होती है? जरा बताओ, कैथोड की प्रकृति कैसी होती है? अरे कैथोड, अरे यही है। अपने घर में किसी घर में बैटरी देखे हो क्या? कोई भी अपने घर में बैटरी देखा है कभी? है अब तक कभी कोई बैटरी देखा क्या? बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रो सोल्यूशन भरा होता है, विद्युत तब घट भरा होता है। ठीक है। एक होता है कैथोड और एक होता है हमारे पास क्या, बोलो? एनोड। जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। यदि हम कहें ये हमारे पास क्या है? एनोड। ये क्या है? एनोड। और ये क्या होता है? जो कैथोड होता है, कैथोड निगेटिव होता है। तो जो निगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है इसे एनोड कहते हैं। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अरे भूलोगे नहीं क्या? बोलो, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए इसे प्रॉपर रिवाइज करते रहा करो। चलो आगे चलें। ठीक है, बल की बीमा बताइए। अरे बल की बीमा याद है क्या? क्या होता है बल की बीमा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, क्या? mL/-2 कहाँ से आया मैं कल बताऊँगा। ठीक है, कहाँ से मैं निकालने बता दूंगा, चिंता मत करना। आगे चलते हैं। चलिए, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? जल्दी बताओ प्रश्न। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन। बताओ, एक आप सिर्फ ये बता दो परावर्तन के कितने नियम हैं। जल्दी बताओ, परावर्तन के कितने नियम हैं? पिंकी, वैशाली, विदित, प्रभाकर, परमेश्वर, राकेश, सब लोग जल्दी बताओ, परावर्तन कितने नियम हैं? परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम है। ये तो आपको आता है। अरे सवाल ये रहा, इंद्रधनुष के किसके कारण होता है? जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में एक और सवाल मुझे याद आ गया, है ना, जो कि जब मैंने पहली बार SSC जेई का दिया था ना, तो वहाँ पे पूछा गया था। वो ये था कि इंद्रधनुष में कौन से रंग, है ना, कौन सा रंग नहीं होता। ठीक है, बड़ा इजी सवाल था, सबको आता है। तो याद कैसे करना? विव ग्योर आता है क्या? विव ग्योर। बैजनी हपीनाला भी सब लोग कह लेते हैं, विव ग्योर। ठीक है, 7 रंग हो गए क्या? 4, 3, 7। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये पूछा गया था कौन सा नहीं था, तो उसमें ब्लैक ऑप्शन में दे दिया गया था। ठीक है, और इसमें और भी सवाल बनते हैं। क्या बनता है कि कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, याद रखना, रेड रेड रेड। भाई ये रेलवे का फेवरेट सवाल है, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, रेड। और इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी इमरजेंसी बटन होंगे, जितने भी टावर होंगे, सब रेड कलर के बनाए जाते हैं। आपने समरसिबल का बटन देख लो, जब समरसिबल बंद रहता है तो जो इमरजेंसी वाला वाल्व होता है वो रेड कलर का रहता है। किसी मशीन का इमरजेंसी बटन देखोगे हमेशा रेड रहेगा। हॉस्पिटल में जाके देखना, जब ऑपरेशन थिएटर हो रहा होता है तो वहाँ के बाहर का जो बल्ब होता है वो रेड कलर का जलता है। क्यों? रेड सबसे पहले दिखाई देता है, और क्योंकि रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? वायलेट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन। देखो परावर्तन के भी दो नियम हमने बता दिए थे, अपवर्तन के भी दो नियम है, हम इसमें बता देंगे स्नेल के नियम को। ठीक है, स्नेल के नियम को, और इसी की वजह से हमारा दृष्टि दोष होता है, मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, चिंता मत करना। अभी फिलहाल इतना ही, आगे चलें। चलो बताओ, विद्युत का अच्छा सुचालक कौन होता है? जल्दी बताओ, विद्युत का अच्छा सुचालक। अरे सुचालक वो होता है ना, सुचालक वो होता है जिनमें से विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाए, है ना। यदि आपसे मैं कहूँ चलो ठीक है, आपके पास मतलब कि आपको गेहूँ सींचना है, आप ये बताओ, आप नाली से सींचोगे तब जल्दी सिंचाएगा कि आप पाइप से सींचोगे तब जल्दी सिंचाएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल पाइप से। क्यों? क्योंकि जो लॉसेस हैं, लॉसेस जो रुकावट हो वो कम होगा, क्योंकि जब नाली सींचोगे आप तो पहले नाली सोखेगा। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं से क्या होगा, कहीं से होल होगा, छिद्र होगा, उसमें से पानी पास हो जाएगा, मतलब लॉसेस ज़्यादा होंगे, मतलब रुकावटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में वही तार लाओगे जिसमें रुकावटें कम हो। सबसे कम रुकावट क्या है? सबसे कम होता है भाई सिल्वर का। सिल्वर मतलब चांदी, लेकिन गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करती। यदि चांदी का आप तार खरीद के लेके चले आओगे तो सब चोर चोरी कर ले जाएंगे, है ना। गहने बनवाने के लिए तो चांदी मिलता नहीं है, तुम्हें वो तार के लिए मिल जाएगा क्या? तो क्या होगा भैया, दूसरा सोल्यूशन क्या है भैया? कॉपर। कॉपर तो यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कॉपर। फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सुचालक की बात की है तो आपको वहीं कहे ना कि आपको बस विद्वान नहीं बनना है, याद रखना सबसे अच्छा किसका होता है? सिल्वर, चांदी। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। क्या होता है बताओ? V बराबर IR होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? अब तो आने वाली जनरेशन तो विद्युत बल्ब मुझे लगता है देख ही नहीं पाएगी। हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह LED आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात करो, आप LED का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W। ठीक है, आगे चलें। तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी? है ना, तो याद रखना जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे प्रतिरोध नहीं है नालायक कि तुम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 कह दोगे। जब प्रतिरोध पूछा गया होता तब आप कहते कि सर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम का प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये संधारित्र है, कैपेसिटर है। अरे आपके पंखा में लगा होता है यार, कंडेंसर। देखे हो क्या कभी जिंदगी में पंखा? तो वहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, भार और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? देखो तुमसे मजाक कर दिया, पेपर में आया है। भार का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अब कहोगे सर ये भार का मात्रक न्यूटन कैसे होता है, आप समझा दो। मेरे भाई याद रखना W बराबर क्या होता है? mg। m का मात्रक किलोग्राम, g का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? न्यूटन। आगे चलें। ठीक है, मृग मरीचिका उदाहरण है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? और एक सवाल ये बताओ कि आप यदि कहीं सड़क पे कोई चला होगा, कभी बाइक चलाता होगा या कार पे आप बैठे होगे, तो आपको दिखता है क्या कि सड़क पे आगे पानी है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पानी नहीं मिलता, नज़र आता? देखो कभी क्या कोई? बताओ। इतने स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप देखे हो क्या कभी? बताओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बताओ कोई देखा है क्या इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है। और इस पे हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, क्या? हीरे का चमकना। याद रखना, क्या? हीरे का चमकना किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। बोलो यस। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलें। ठीक है, इसका PDF डाउनलोड करके आप पढ़ते रहना। ठीक है, PDF आप टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप पे
ले लेना, ठीक है। केवल क्लास मत देखा करो, रिवीजन भी किया करो, है ना, क्योंकि ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना है भाई, ज़िंदगी में और भी बहुत काम होते हैं पढ़ाई के सिवा, हमेशा पढ़ते ही रह जाओगे। चलो, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है, मतलब एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, व्हाट इज द रिलेशन एमंग एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, क्या होगा 1:2:3, ये याद रखना, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। आप कहोगे सर आपके पेपर में पूछा गया होगा, मेरे में तो पूछा नहीं जाएगा। भाई इनमें से एक पूछ लिया जाएगा ना, अभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात क्या होता है, क्या कहोगे आप, तो पढ़ लो, ठीक है। एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। विद्युत विभव और विद्युत धारा में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, यदि आपने ओम का नियम पढ़ा होगा ना, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक ओम के नियम निकालने के बाद में उन्होंने दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींचा, मतलब ग्राफ खींचा, ग्राफ में क्या दिखाई दिया, सरल रेखा। तो याद रखना क्या होता है इसका आंसर, करेक्ट सरल रेखा, याद है क्या, ठीक है। तो विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा, मतलब करंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा, क्लियर, ठीक है। दो अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, अब सब लोग कहते हैं कि अब तक को जो पेपर में पूछा जाता था वो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो पूछ लिया गया, ऑप्शन में एक 746 भी था, जितना आप पढ़ के गए हो ना, ऑप्शन में ये भी था, रेलवे इंदौर में पूछा गया था जब मेरे सर्विस का पेपर था। तो हालांकि आज जो ट्रेन चला रहा है अभी, है ना, लोको पायलट है टुंडला में, गाजियाबाद, तो उसने कहा कि ओपी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि 746 जो वाट था कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में सबको दिमाग पे टिप्स पे रटा था कि 746 वाट, लेकिन क्वेश्चन इतना जल्दी से करना होता है कि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पे 2 दिया है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके बताना था आंसर, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया ताकि आप अवेयर हो जाओ पेपर में कि एक पूछा है कि 2 पूछा है, करेक्ट। तो एक पूछा होता तो 746 वाट, 2 पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करने आता है, ठीक है। नहीं आता गुणा करने तो भाई एलकेजी यूकेजी में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे सीख लेना। राकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पे कार्य करता है, राकेट प्रक्षेपण सिद्धांत पे कार्य करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन गति के जो विषयक नियम थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तीसरे नियम पे, जो जब अब ये भी प्रश्न में आ चुका है कि जब कोई बंदूक से गोली चलती है तो किस नियम पे कार्य करता है, भाई पीछे क्यों आता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप जब चलते हो सड़क पे तो पृथ्वी को पीछे ढकेलते हो, लेकिन पृथ्वी उतने ही बल से आपको आगे ढकेलती है, किसकी वजह से, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यदि क्रिया प्रतिक्रिया नियम न हो तो आप भाई फिसल के गिर जाओगे, आपके टायर में यदि स्क्रैच ना हो गिर जाओगे, आपके स्लीपर में स्क्रैच ना हो गिर जाओगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, भाई कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, V बराबर R ओमेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर ये क्या चल रहा है, फिजिक्स, भाई फिजिक्स चल रहा है, विज्ञान चल रहा है, जनरल साइंस आपको आना चाहिए इतना, ठीक है, ठीक है, आगे चलें। 5 नंबर का क्वेश्चन, चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द आइटम विल बी रिमेन अनचेंज, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सब लोग, जितने लोग लाइव में सेशन जुड़े हैं, पिंकी, वैशाली, विदित, प्रभाकर, परमेश्वर, नीतीश, राकेश, सब लोग, क्या हो गया आप लोगों को, हैं कि आप कैसे होते जा रहे हो, सवाल जल्दी बताओ आंसर इसका। और साथ ही साथ में ना ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का यूनिट बताते चलो, इसका यूनिट क्या होता है, तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ जल्दी। आज इतने लोग को लगता है ना सर मुझे आ रहा है सब, मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूँ, भाई क्या ही बताऊँ अब। चलो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या, m/v, ठीक है। m का मात्रक किलोग्राम, v का मात्रक मीटर क्यूब, तो इसको क्या कहते हैं कि केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, डेंसिटी का। भार का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। लेकिन सवाल अभी भी उतने जगह पे है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व। सवाल उठता है, देखो यदि हमारे पास, जैसे मान लो घनत्व की बात करें, जैसे हमारे पास ये हमारे पास लोहा है, लोहा को आपने आधा आधा कर दिया, तो बताओ यहाँ पे जो घनत्व था तो क्या यहाँ पे घनत्व भी आधा हो जाएगा क्या,
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मात्रा बदलने पर इतना, इसको कितना भी टुकड़े में काट दो लेकिन इसका जो घनत्व है वो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा बताओ। और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन का जवाब आप और देना, ठीक है। तो इसका घनत्व नहीं बदलेगा, डेंसिटी नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बताओ, सब लोग जल्दी आंसर दो इसका। आप सिर्फ ये बताओ हमें ना, इसमें से कितने सही हैं। जल्दी बताओ। हैलोजन परिवार के तत्व पर कितना आवेश होता है, जल्दी बताओ। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? पारसेक किसका मात्रक है? वायुमंडल दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? जल्दी बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, हैलोजन परिवार के तत्व पर कितना आवेश होता है? याद रखना, एक आवेश होता है, वो भी माइनस का, -1 आवेश होता है। हैलोजन परिवार के तत्वों को कैसे याद करोगे आप? फिर कल बाहर आई आंटी, याद रखना, फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद रहेगा क्या? बोलो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। और इस पर कितना आवेश होता है? एक आवेश होता है, वो भी किसका? माइनस का। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहते हैं भाई? ये कहते हैं हम किसको? ओजोन परत को। किसको कहते हैं हम? ओजोन परत को। अरे बोलो हाँ कि ना, ओजोन परत को। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं? डाप्सन में। अरे पेपर में पूछा जा चुका है, डाप्सन में, ठीक है। ओजोन परत की ऊंचाई किसमें, मोटाई किसमें नापते हैं? डाप्सन में। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? आप तो एक काम करो, आप तो सारे परतों का नाम याद कर लेना। एक आप ये काम करना कि आप सारे परत का नाम याद कर लो। नाम है तस्मीन, एक ये लड़की का नाम है, तुम याद कर लेना, ठीक है। देखो हुआ क्या था ना, एक बार बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल पढ़े हो आप ना, वो दिया था वहीं, लेकिन नाम दे दिया था इंग्लिश में। इसलिए मेरे लाल तुम याद कर लेना, इसको इंग्लिश में भी याद कर लो। एक लड़की का नाम है प्यारा सा तस्मीन। ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नहीं समझ में आया गुरुजी? चलो फिर से देखो। ट्रोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये है, ठीक है। क्षोभ मंडल होता है जिसपे से बादल का चमकना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल। याद रखना तस्मीन। अब तस्मीन को हमारे साथ मत जोड़ देना, समझे? नालायक कहेंगे, ठीक है। पारसेक किसका मात्रक होता है? पारसेक का मात्रक होता है किसका भाई? पारसेक दूरी का मात्रक होता है यार। एक पारसेक में 3.2 प्रकाश वर्ष है ना, 3.2 प्रकाश वर्ष। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या नाम होता है? इसका बैरोमीटर नाम होता है। क्या नाम होता है? बैरोमीटर। और सुन लो एक बात और, बैरोमीटर का ताप जो पाठ्यांक है, एक से अधिक गिर गया, तुरंत तुम्हारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तूफान आने की संभावना है, समझे? यदि धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो आप समझ जाना कि बस बारिश होने की संभावना है। धीरे धीरे पाठ्यांक ऊपर उठ रहा है, कैसे ऊपर उठेगा? ऐसे, तो समझ लेना क्या कि मौसम साफ होने की संभावना है, समझे? चारों जो डिटेल है आप याद कर लेना, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। आगे चलें। चलो बताओ आप 6 नंबर का सवाल। वाइल ट्रेवलिंग बाय द प्लेन, इंक इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेन। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन में स्याही क्यों निकल जाती है? ये तो सवाल अपने जगह पे है। साथ ही साथ में सब लोग जितने लोग जुड़े हैं ना, सब लोग ये बताओ कि पहाड़ पे जब चढ़ाई शुरू कर दोगे तो आपके मुंह से खून क्यों, नाक से खून क्यों आना शुरू हो जाएगा? ये बताओ आप। दोनों का आंसर सेम है, बताओ। ड्यू टू डिक्रीज इन इंक वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस लोड। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। आपको पता है आपके बॉडी पे हमेशा 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये प्रेशर कम होगा तो क्यों नहीं पता चला ज़मीन पे? इस वजह से हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हमें प्रेशर पता नहीं चल रहा है। वहीं कोई अलग से आए बंदा, कोई हट्टा कट्टा मेरा हाथ दबाना शुरू कर दे, या हट्टा क्या तुम पिलासी मेरा हाथ दबाना शुरू कर दोगे, तो क्या होगा? जो प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जालिम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा बाहर का जो प्रेशर होता है या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, है ना, तो क्या होगा? हमें घबराहट होगी,
है ना, जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक इस तरह से हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन में स्याही निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर उठेंगे तो वायुमंडल दाब क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। वायुमंडल दाब कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों, याद कर लेना। या फिर बात करें सर, ये आप कहोगे गुरुजी आप इसमें बता दो, ये लो 76 सेंटीमीटर याद कर लेना, या फिर 760 mm याद कर लेना, है ना, या फिर तुम याद कर लेना क्या, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। अरे जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो पेपर में आ चुका है, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, समझ गए। पिंकी सिविल इंजीनियर से है ना, पिंकी ये सभी याद कर लेना, ठीक है। जितने लोग भी हैं, ये हाइड्रोलिक्स में पूछा जाता है, ठीक। क्योंकि यदि आप इसकी गणना नहीं कर पाओगे तो आप डैम बनाओगे, डैम नीचे से ढह जाएगा, ठीक है। तो गणना आप याद रखना कि जो प्रेशर है, प्रेशर कितना लग रहा है, और यही प्रेशर की वजह से जो प्रेशर होता है P=H/g, आप देखोगे जो नीचे का होता है, नीचे का हम लोग जो विथ होती है उसे काफ़ी ब्रॉड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गहराई के साथ साथ दाब बढ़ने लगता है, ठीक है। ठीक है सिविल वालों, आगे चलें। बाकी जनरल साइंस है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल सिविल वालों के लिए, ठीक है। चलो, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, जल्दी बताओ सब लोग। सिर्फ आप ये बताओ ना कि इनमें से कितने आपको आ रहे हैं, बस इतना बताओ। क्या हुआ, बच्चे कम हो रहे हैं क्या? तारे का रंग किस पर निर्भर करता है भाई? ये करता है तापमान पर। ऐसा करता है क्या? तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता किस, अरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिक्स का सबसे फेवरेट सवाल, ऐसा कोई जेई का पेपर ना हो जिसमें ये आया ना हो, एसएससी जेई का कहीं भी। अच्छा, टेक्निकल में भी आता है और नॉन टेक में तो आता ही आता है, तो दोनों बच्चों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्या होता है इसका? हाइग्रोमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करेगा तब हाइड्रो कर देना, हाइड्रो है ना। यदि यहाँ पे आर्द्रता बोलेगा, ह्यूमिडिटी बोलेगा तो हाइग्रो कर देना, हाइग्रोमीटर। डायनेमो का क्या अर्थ होता है? डायनेमो इज ए डिवाइस विच कैन यूज टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं समझ में आया इंग्लिश, ठीक है। जो डायनेमो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आपके ट्रैक्टर में या आपके यदि किसी वाहन में यदि डायनेमो नहीं लगा है तो आपका बैटरी चार्ज ही नहीं होगा, समझ गए आप। तो डायनेमो इट इज ए डिवाइस विच कैन यूज टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू द कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, डेसिबल का मात्रक क्या होता है? अरे ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? प्रेशर मापते हैं, दाब मापते हैं। कहाँ का दाब गुरुजी? वायुमंडल का दाब तो हम किस में नाप लिए? बैरोमीटर से। कहाँ का दाब भाई? जब पाइप यदि पानी जा रहा है ना, किसी गैस का, फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड में देखो, फ्लूइड में हमारा गैस भी आता है, द्रव भी आता है। अभी जो बचपन से आप पढ़ते हो ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 अवस्थाएं पढ़ना, पदार्थ की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक सॉलिड, एक फ्लूइड। फ्लूइड में क्या क्या होता है मैं लिख के बताऊं क्या? हाँ, वैसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लिख के बताते हैं। ये देखो, तो क्या होता है हमारे पास, जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल के 2, क्या, एक सॉलिड हो गया और एक हमारे पास फ्लूइड हो गया। ये तो उनके लिए है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो ज़्यादा माथा पच्ची ना करें, सिर्फ याद रखें कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। चलो आगे, ये बताओ आप, देखो आ गया प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न। वायु दाब मापी की रीडिंग का अचानक गिरना संकेत, देखो आ गया ना, ए सडन ड्रॉप इन द रीडिंग ऑफ द एरोडायनामिक सिग्नल इंडिकेट दैट व्हाट इज द वेदर। तो मैंने अभी बताया कि यदि एकाएक गिर रहा है तो क्या है? एकाएक गिर रहा है तो वो तूफान आने की संभावना है, आधी तूफान दोनों। आप कहोगे सर आधी या तूफान? भाई दोनों। धीरे धीरे गिर रहा है तब मौसम साफ होने की संभावना है। धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तब मौसम साफ है। अच्छा, एक बात पेपर में पूछा गया था कि जो बैरोमीटर है इसकी खोज कोई तो बंदा किया होगा, है? अवतार तो लिया नहीं होगा ये बैरोमीटर। तो जो खोज करता है उनका नाम याद रखना, टार्सेली। याद करोगे? ठीक है। तो तूफान आने की संभावना होगी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, विल बी स्टॉर्मी। वर्षा कब होगा बताओ? आगे चलें, 8 नंबर का सवाल। द फूड इन द प्रेशर कुकर क्विकली कुक्स बिकॉज, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने लगता है क्योंकि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट हाई प्रेशर द हीट कंटेंट इज हाई। Second is one, water boil at high pressure. Third is one, at a high pressure water start boiling at a low temperature. Fourth is one,
कन्वेक्शन करेंट एराइज इनसाइड द कुकर। बताओ भाई, जल्दी बताइए सब लोग, आप लोग तो इतना तो आता है यार, जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इस आंसर को बताने से पहले आप ये बताओ कि जो ठोस होते हैं, क्या होते हैं, ठोस। हमने बताया था 3 टाइप्स ऑफ मोड हीट ट्रांसफर, फर्स्ट इज वन कंडक्शन, सेकेंड इज वन कन्वेक्शन, थर्ड इज वन रेडिएशन। तो जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो किस में होता है, पृथ्वी, यदि सूरज से गर्मी हमारे पृथ्वी तक आ रही है तो कौन सा मोड होगा, और यदि किसी लोहे को गर्म कर रहे हो तो उसमें कौन सा मेथड होगा, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, एट अ हाई प्रेशर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट ए लो टेम्परेचर, मतलब अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, दाब बढ़ाओगे, ठीक। याद रखना, यदि सॉलिड की बात करें, यदि ठोसों में, तो ठोस में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो चालन के माध्यम से होता है। कौन सा माध्यम, चालन, कंडक्शन। याद रखो एक बार कि यदि पोखर का जो पानी है, यदि पोखर में जो पानी है, पोखरा, तालाब, कुआं, नदी, नाले, टंकी, देखे हो, तो उस पर जो पानी रखा है, यदि ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वो चालन के माध्यम से गर्म होगा। लेकिन उसी पानी को उठा के यदि आप कुकर में गर्म करोगे तो वो पानी जो होगा वो संवहन के माध्यम से गर्म होगा। ये पेपर में आ चुका है, IERT इलाहाबाद, समझ गए, और एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलें, यस या नो बोलो, मजा आ रहा है सेशन में। चलो, एक कांस्टेंट एनर्जी इज क्रिएटेड इन द सन, कल मैंने बताया था कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। बताओ किसकी वजह से, कृत्रिम रेडियो सक्रियता, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय संलयन। मैंने बताया था, देखो क्या, नाभिकीय संलयन, ये तो आंसर सबको पता होगा। नाभिकीय विखंडन किस में होता है, बम में होता है, किस में, बम में, है ना, बम में नाभिकीय विखंडन। कैसे होता है जरा देखो तो, मजा आएगा। देखो देखो कैसे होता है, देखो, एक है बम, इसको तोड़ोगे, मान लो 2 टुकड़ा में टूटा, तो जो ये टुकड़ा होगा इसमें से 2 टूट जाएंगे, ऐसे ऐसे, इसमें से भी ऐसे ऐसे, फिर इसमें से भी ऐसे ऐसे, इसमें से भी ऐसे ऐसे, इसमें से भी ऐसे, इसमें से भी ऐसे, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, है ना, ये चैन बढ़ती ही जाएगी। इस तरह से हमारा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, ये सवाल लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, हु इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और तुमसे बताऊं कि मतलब जब ये रेलवे का प्री हुआ था ना मेरा, तो मिथिलेश जी के बैच में ये सवाल आया था कि कोई इंसान हथौड़ा लेकर के उठा करके मार रहा है, लेकिन मारा नहीं, अभी हथौड़ा उठा करके मार रहा है, तो उस हथौड़े के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, जल्दी बताओ आप। इतना देखो याद करना पड़ता है, जितना पेपर दिए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए ना, इतना तो मुझे याद रहता है। अब वो प्रश्न जो गलती कर दिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, 7 जन्म बीत जाएगा तो भी नहीं भूलेगा। तो आप भी यही किया करो, सिलेक्शन नहीं हुआ पहले आके अपना मूल्यांकन करो कि हमने कहाँ गलतियाँ की, है ना। नहीं, पहले नहीं हुआ सिलेक्शन, पहले आके बैठ के रो, ढेर सारा रो पहले, फिर देखो गलतियाँ का तुमने कहाँ की, क्या रीज़न है कि आप अभी तक तैयारी ही कर रहे हो, ये ज़रूर देखा करो। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, चलती हुई गोली, बिल्कुल, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, हाफ mv², ठीक है। खींचा हुआ धनुष, बताओ इसमें कौन सी एनर्जी है, चलता हुआ थोड़ा, भाई खींचा हुआ धनुष, अभी खींचे हो, छोड़े नहीं हो, है ना। अभी भगवान रावण जी अभी क्या बंदूक को खींचे हैं, छोड़े नहीं है प्रभु श्री राम पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। धनुष खींचा गया है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, mgh है, क्या है, mgh। जितना पीछे जाएंगे उतना ही आगे जाएंगे, होता है ना। यदि आप एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप हार गए, आप पीछे गए, उससे लंबी छलांग मारोगे, ठीक है। चलता हुआ थोड़ा बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इसमें कौन सी है, हाफ mv², बहता हुआ पानी हाफ mv²। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, भाई ये बात याद रखना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो जब इसको हम क्या कर देंगे, किसको, गतिज ऊर्जा, वस्तु की गति को दुगुना कर दे, इसको हम 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो कितने गुना हो जाएगा ये एनर्जी, बताओ जरा,
ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताओ, 4 गुना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। आगे चलें, हाफ एम भी स्क्वायर गतिज ऊर्जा होता है, हाफ एम जी एच क्या होता है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, चलो, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है, जल्दी बताओ। द फोर्स इन एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज फोकल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सब सेंट्रल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताइए। और साथ ही साथ में ये बताओ, नहीं रहने दो, आप इतना बता दो काफ़ी है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है, आप सिर्फ ये बता दो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, सिर्फ ये बता दो, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। लेकिन मेरा सवाल ख़त्म नहीं हुआ अभी। आप ये बताओ कि जब भी आप किसी मोड़ पे मुड़ते हो, साइकिल से, साइकिल अभी चलाए होगे बचपन में आप, या बाइक चलाते हो, कुछ भी चला लो आप, जब भी किसी मोड़ पे जाते हो तो आप झुक जाते हो मुड़ते समय, आप खड़े खड़े क्यों नहीं मुड़ते, बताओ, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है हमारे पास अभिकेंद्रीय बल। जब भी कोई साइकिल सवार, जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पिंड किसी मुड़ान पे पहुंचता है तो वो हमेशा झुक जाता है। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के लिए। आप हमेशा देखोगे, जब भी तुम सड़क देखना, जहाँ पे मुड़ी हुई सड़क, वहाँ पे जो बाहरी सिरा होगा वो ऊंचा होगा, जो भीतरी सिरा होगा वो क्या होगा, नीचा होगा। मतलब दोनों में ऊंचाई नीचाई का फर्क होगा, तभी आपको अभिकेंद्रीय बल मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल ले लो, यदि आपको एक जगह पे आपको कहेंगे आप गोल में घूमो, आपको चक्कर आएगा, आप गिर जाओगे। हम कहें आप सीधी रेखा में घूमो तो आपको चक्कर नहीं आएगा। आप ऐसे ही महसूस कर सकते हो कि हाँ, हमारे ऊपर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आज का हमारे सेशन का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन को बंद करेंगे। ठीक है, जल्दी बताइए। वेन वी ब्रिंग स्टोन फ्रॉम द मून द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब एक पत्थर को चंद्रमा से धरती पर लाएंगे तो क्या होगा, भार बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, भार बदलेगा नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ। एक बात हमेशा याद रखना कि यदि हमारे पास पृथ्वी पे कोई द्रव्यमान, पृथ्वी पे यदि यम है तो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, याद रखना, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम। तो यदि पृथ्वी पे यदि यम है तो चंद्रमा पे जाएगा तो भी उसका द्रव्यमान तो यम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान चेंज नहीं होता गुरुजी, ये हमने बता रखा है। लेकिन जो भार है, भार चंद्रमा पे m/6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा, तो याद रखना, भार बदलेगा और द्रव्यमान नहीं, जब एक पत्थर को चंद्रमा से धरती पर लाएंगे तब। क्योंकि चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी क्या होता है, g/6 होता है, और पृथ्वी पे g होता है। करेक्ट, ये बात याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पिंड है, यदि आप पृथ्वी से 12 किलो तौल दिए, पृथ्वी के कांटा पे उसे 12 किलो तौल दिए, और उसे आप चंद्रमा पे ले जाके तौलोगे ना उसी कांटे पर, तो कितना होगा, g/6, मतलब 2 kg उसका आंसर आएगा, 2 न्यूटन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग भी जुड़े थे उनके लिए मच मोर थैंक्स, एंड आप इस तरह से तैयारी करते रहिए, और आपका जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।